गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम 1857 ईस्वी के विप्लव के स्वरूप के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि कौन कौन से इतिहासकार और किस किस विद्वान का क्या क्या मत रहा। कई विद्वान इसे सैनिक विद्रोह मानते हैं, कुछ मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना का प्रयास कहते हैं, कुछ विद्वानों का मानना है कि यह सामंतवादी प्रतिक्रिया थी और कई विद्वान समझते हैं कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। आइए अब हम जान लेते हैं कि विप्लव का स्वरूप वास्तव में था क्या। 1857 के विप्लव का स्वरूप क्या था, इस प्रश्न पर विद्वान एक मत नहीं है। 1857 ईस्वी में कुछ अंग्रेजों की यह मान्यता थी कि विप्लव जनसाधारण द्वारा असंतोष अभिव्यक्ति का एक उदाहरण था, किंतु अधिकांश ब्रिटिश लेखकों ने इसे मात्र सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। ईसाई मिशनरी तथा आध्यात्मिक विचारधारा के लोग इसे ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति समझते थे, क्योंकि कंपनी प्रशासन ने भारतीय प्रजा को ईसाई नहीं बनाया। कुछ अंग्रेज लेखकों ने इसे हिंदू मुसलमानों का ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र भी बताया। इन विचारों के ठीक विपरीत 1909 में विनायक दामोदर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अतः इस विप्लव के स्वरूप के बारे में आज भी मतभेद विद्यमान है। प्रथम, सैनिक विद्रोह। सर जॉन सीले के मतानुसार 1857 की क्रांति पूर्णतः अराष्ट्रीय तथा स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, जिसका न कोई देशी नेतृत्व था और न जनता का सहयोग। सर जॉन लॉरेंस ने इसे भी केवल सैनिक विद्रोह बताया और इसका प्रमुख कारण चर्बी वाले कारतूस बताए। पी.ई. रॉबर्ट्स भी इसे विशुद्ध सैनिक विद्रोह मानते थे। वी.ए. स्मिथ ने लिखा है कि यह एक शुद्ध रूप से सैनिक विद्रोह था, जो संयुक्त रूप से भारतीय सैनिकों की अनुशासनहीनता और अंग्रेज सैनिक अधिकारियों की मूर्खता का परिणाम था। इस प्रकार लगभग सभी विदेशी इतिहासकार इसे एक सैनिक विद्रोह ही मानते हैं। 1957 ईस्वी में स्वतंत्र भारत में 1857 की क्रांति की पहली शताब्दी मनाई गई और इस अवसर पर सरकार की ओर से तथा अन्य शोधकर्ताओं द्वारा इस विप्लव पर पुनर्विचार किया गया। एस.एन. सेन ने इसे अपनी पुस्तक 1857 में लिखा। आंदोलन एक सैनिक विद्रोह की भांति आरंभ हुआ, किंतु केवल सेना तक सीमित नहीं रहा। सेना ने भी पूरी तरह विद्रोह में भाग नहीं लिया था। उन्होंने यह भी लिखा है कि इस विप्लव को मात्र सैनिक विप्लव कहना गलत है। शशि भूषण चौधरी ने भी इसे सामान्य जनता का विद्रोह बताया। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने इसे सैनिक विप्लव बताया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कुछ क्षेत्रों में जनसाधारण ने इसका समर्थन किया था। नाथूराम खड़गावत ने राजस्थान में हुए विप्लव पर पर्याप्त प्रकाश डालते हुए बताया कि यहाँ विप्लव में साधारण जनता ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। अतः यह तथ्य तो अब सर्वमान्य है कि 1857 का विप्लव यद्यपि सैनिक विप्लव के रूप में फूटा था, किंतु यह पूर्ण रूप से सेना से ही संबंधित नहीं रहा। किंतु प्रश्न यह पैदा होता है कि यदि यह सैनिक विप्लव नहीं था तो इससे अधिक क्या था। इस पर भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। डॉक्टर ताराचंद्र ने लिखा है कि अशक्त वर्गों द्वारा अपनी खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त करने का अंतिम प्रयास था। यह वर्ग ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्ति पाना चाहता था, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियों से इस वर्ग के लोगों के हितों की हानि पहुंचती रही। विप्लव की घटनाओं से पता चलता है कि अवध में इस विप्लव को जनसाधारण का पूर्ण समर्थन प्राप्त था और बिहार के भी कुछ हिस्सों में यही स्थिति रही। उस समय ग्रामीण जनता में भी यह भावना फैल गई थी कि सेना का लक्ष्य केवल अपनी स्थिति सुधारना ही नहीं था, बल्कि भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करना था। ऐसी स्थिति में इसे केवल सैनिक विप्लव का स्वरूप प्रदान करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। सेकंड है मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना का प्रयास। सर जेम्स आउट्रम का मत था कि यह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था, जो हिंदुओं की शक्ति के बल पर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे। स्मिथ ने भी इसका समर्थन किया है। इस दृष्टि से यह विप्लव भारतीय मुसलमानों का षड्यंत्र था, जो पुनः मुगल सम्राट बहादुर शाह के नेतृत्व में मुस्लिम सत्ता स्थापित करना चाहते थे। विद्रोह के काफ़ी समय बाद बेगम जीनत महल ने भी देशी शासकों को पत्र लिखे, जिसमें मुगल सम्राट की अधीनता में अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की बात कही थी। अतः जेम्स आउट्रम व स्मिथ के कथनों में सच्चाई अवश्य प्रतीत होती है।
किंतु इन कथनों में पूर्ण सत्यता नहीं है। 1857 की क्रांति में देश में केवल 1/3 मुसलमानों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त नाना साहब, झांसी की रानी, कुंवर सिंह और अवध के तालुकेदारों ने क्रांति का वास्तविक संचालन किया था। अतः इसे मुस्लिम षड्यंत्र नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट, सामंतवादी प्रतिक्रिया। इतिहासकार मेलिसन ने इसे जागीरदारों द्वारा अपने शासकों के विरुद्ध सामंती प्रतिक्रिया कहा है। अंग्रेजों की देशी रियासतों के प्रति नीति के फलस्वरूप अनेक सामंत अपनी जागीरों से हाथ धो बैठे थे। इन लोगों में अंग्रेजों के प्रति घृणा व क्रोध फूट पड़ना स्वाभाविक था। दूसरी ओर अंग्रेजों ने देशी शासकों से मिलकर सामंतों के विशेषाधिकारों पर प्रहार किया था तथा उनकी प्रतिष्ठा को गिराया। ऐसे सामंतों ने विप्लवकारियों का साथ देकर विप्लव को फैलाने में योगदान दिया, किंतु देश के मुट्ठी भर सामंतों द्वारा संघर्ष में भाग लेने से पूरे विप्लव को सामंतवादी प्रतिक्रिया का स्वरूप नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सर्वप्रथम श्री सावरकर ने इस विप्लव को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आयोजित हुआ कहा। पट्टाभी सीतारमैया के अनुसार भी 1857 का महान आंदोलन भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। अशोक मेहता ने भी अपनी पुस्तक द ग्रेट रिवॉल्ट में यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा है कि यह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, यद्यपि इसका विस्फोट सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था, क्योंकि यह विद्रोह शीघ्र ही जन विद्रोह के रूप में परिणत हो गया था। बेंजामिन डिसरेली ने भी ब्रिटिश संसद में इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। एस.एन. सेन लिखते हैं कि जो युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था, स्वातंत्र्य युद्ध में जाकर समाप्त हुआ, क्योंकि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि विद्रोही विदेशी शासन से मुक्ति चाहते थे और वे पुनः पुरातन शासन व्यवस्था स्थापित करने के इच्छुक थे, जिनका प्रतिनिधित्व दिल्ली के बादशाह कर रहे थे। जिन विद्वानों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया है, उन्होंने अपने मत के समर्थन में तर्क दिया है कि इस संग्राम में हिंदू और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर समान रूप से भाग लिया और इन्हें जनसाधारण की सहानुभूति प्राप्त थी। अतः इसे केवल सैनिक विप्लव या सामंतवादी प्रतिक्रिया अथवा मुस्लिम षड्यंत्र नहीं कहा जा सकता। सैनिकों ने विद्रोह आरंभ अवश्य किया था और अंत तक वे लड़ते ही रहे, किंतु उनके साथ लाखों अन्य लोगों ने भी भाग लिया। इस कथन को प्रमाणित करने के लिए कहा जाता है कि विप्लव काल में मरने वालों में जनसाधारण की संख्या अधिक थी। सामंतों या सैनिकों ने तो केवल अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर विद्रोह में भाग लिया था, जबकि जनसाधारण का तो एक ही स्वार्थ था, विदेशियों को भारत से खदेड़ना। अनेक स्थानों पर तो जनता ने ही सैनिकों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया था। जिन लोगों ने या नरेशों ने अंग्रेजों का पक्ष लिया, उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। जब जनरल ब्लॉक को अपनी सेना के साथ एक नदी पार करनी थी तो किसी नाविक ने उन्हें नाव नहीं दी। कानपुर में अंग्रेजों के लिए मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया। विद्रोह आरंभ होने के बाद जब उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल शावर्स महाराणा से मिलने उनके महल की ओर जा रहा था, तब आम जनता ने उन्हें कर्कश स्वर में धिक्कारा। जोधपुर में कर्नल मैसन की हत्या कर दी गई। कोटा के महाराजा को विद्रोहियों ने तब तक घेरे रखा जब तक कि उन्होंने विद्रोहियों को सहयोग देने का वादा नहीं कर लिया था। कुछ नरेशों ने तो केवल जनमत के दबाव में आकर अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित करते हुए विद्रोहियों को शरण दी थी। विप्लव काल में जो सांप्रदायिक एकता स्थापित हुई, वह अभी विप्लव को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करती है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि विप्लव का स्वरूप राष्ट्रीय था, किंतु डॉक्टर R.C. मजूमदार का कहना है कि इस विप्लव को राष्ट्रीय युद्ध स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि नागरिकों का विद्रोह अत्यंत ही सीमित क्षेत्र में था। देश का अधिकांश भाग तो इसमें सम्मिलित ही नहीं था तथा अधिकांश देशी नरेशों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। सिख और गोरखा सेना ने तो अंग्रेजों की भरपूर सहायता की थी। विप्लव काल में हमें ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जबकि भारतीयों ने अपना स्वयं का जीवन खतरे में डालकर अंग्रेज स्त्रियों, पुरुषों व बच्चों की रक्षा की। इन्हीं तथ्यों का हवाला देते हुए डॉक्टर मजूमदार लिखते हैं कि यह विद्रोह न तो राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था और न प्रथम संग्राम था। थैंक यू।